बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर है बीएससी सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ही स्टडी कर रहे हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को लेके हमारा ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशिएट करके दिखाया SN1 और SN2 में। सेकंड लेक्चर में मैंने कुछ जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, उनके बारे में डिस्कशन की, जिसमें सबस्ट्रेट का इफ़ेक्ट था और सॉल्वेंट का इफ़ेक्ट था। हमारा जो आज का लेक्चर है वो न्यूक्लियोफाइल इफ़ेक्ट है। हम आज न्यूक्लियोफाइल इफ़ेक्ट स्टडी करेंगे ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक न्यूक्लियोफाइल SN1 को सपोर्ट करेगा या SN2 को सपोर्ट करेगा, या जिस रिएक्शन को भी उसने सपोर्ट किया है किस रेट के साथ उनको कैरी ऑन करवाएगा। हम इसको स्टडी करेंगे अंडर द टाइटल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबसे पहले बताता चलो न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या हैं। न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में ये कहा जाता है कि या तो ये न्यूट्रल होंगे या ये नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। चाहे कोई भी स्पीशी जो न्यूट्रल फॉर्म में है या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कम से कम उसके ऊपर एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जिस स्पीशी पे ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी। यानी चाहे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और हम हाइड्रोक्सिल आयन के बारे में जानते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 अनशेयर्ड पेयर होते हैं, या न्यूट्रल फॉर्म में H2O हो, अगरचे कि इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं, बट इट हैज़ 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी तमाम चीज़ें जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या वो न्यूट्रल होंगी, बट द बोथ शुड हैव द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सच स्पीशीज़ विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग को बोलते हैं। न्यूक्लियस लविंग का मतलब ये होगा जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और वो किसी न्यूक्लियस पे अटैक करना पसंद करेंगी, यानी पॉजिटिव स्पीशी की तरफ अट्रैक्ट होना ज़्यादा पसंद करेंगी। अल्टीमेटली इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर न्यूट्रल हैं तो जब किसी भी न्यूक्लियस पे अटैक करेंगी, पॉजिटिव स्पीशी पे अटैक करेंगी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पे अटैक करेंगी तो अपने लॉन पेयर के साथ भी ये अटैक कर सकती हैं। सो ये बात हुई न्यूक्लियोफाइल की। अब न्यूक्लियोफाइल की 2 प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं न्यूक्लियोफाइल की नेचर को समझने के लिए। नंबर 1, न्यूक्लियोफाइल एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। नंबर 2, अच्छा लेवस बेस होगा। अगर हम इस बात को तवज्जो से समझने की कोशिश करें, हमें एक बात का अंदाज़ा होगा, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। लेवस ने जब एसिड बेस कॉन्सेप्ट पेश किया था तो उसने बेस की डेफिनेशन ही यूँ की थी कि बेसिक स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यानी लेवस बेस होने का मतलब यही होगा दैट स्पीशीज़ शुड बी कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन ईजीली। वो स्पीशीज़ आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगी। तो इन दोनों चीज़ों का एक ही मतलब है, अ गुड लेवस बेस और अ बेटर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये सेम चीज़ है। तो न्यूक्लियोफाइल की सबसे बड़ी जो खूबी होगी वो ये होगी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट कर पाएगा। अब हम इनके इफेक्ट देखते हैं SN1 और SN2 पे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा SN1 रिएक्शन से। यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं, यानी जिनको हम SN1 कहते हैं, उनके बारे में हम एक रियलिटी जानते हैं कि ये 2 स्टेप्स में होते हैं। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है और काबिल गौर है कि जो इसका पहला स्टेप है जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, यानी लीविंग ग्रुप छोड़ के जाता है मॉलिक्यूल को, वो एक स्लो रिएक्शन है। अल्टीमेटली दैट स्टेप इज़ कॉल्ड एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पूरे रिएक्शन का रेट उसी एक स्टेप पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो सेकंड स्टेप है जिसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, उसका तो इफेक्ट ही कोई नहीं रेट ऑफ रिएक्शन पे। सो SN1 रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की नेचर से उनके रेट्स में कोई तब्दीली नहीं आती, बिकॉज इन SN1 रिएक्शन
rate of reaction is controlled by the first reaction in which carbocation is formed. Suppose I have a tertiary alkyl halide और पहले स्टेप में ये क्लोरीन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल दोनों तरफ से एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखेगा, लेफ़्ट से भी राइट से भी। इन्वर्जन के चांसेस भी हो सकते हैं और रिटेंशन के भी। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो दाएं तरफ से कर सकता है, बाएं तरफ से कर सकता है। अल्टीमेटली जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करेगा जिस स्टेप में, वो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको मुतासर ही नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन को तो लिविंग ग्रुप का चले जाना यानी पहला स्टेप कंट्रोल करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो, इससे रेट ऑफ रिएक्शन डिस्टर्ब नहीं होता। अब मैं यहाँ पे चाहे H2O ऐड कर दूँ, चाहे हाइड्रोलिसिस मैंने अगर इसकी करवाना हो, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की अगर मैंने हाइड्रोलिसिस करवानी हो, OH का इजाफा करना हो, चाहे मैं इसको वाटर के साथ कर लूँ इसकी हाइड्रोलिसिस, चाहे हाइड्रोक्सिल की मौजूदगी में कर लूँ, रेट ऑफ रिएक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि जब भी वाटर अटैक करेगा या OH नेगेटिव अटैक करेगा, ऐसे में पहले ही हम रेट को डिसाइड कर चुके होंगे पहले स्टेप में, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं SN2 की बात करता हूँ। SN2 में कुछ यूँ होता है, प्राइमरी हम अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं या सबस्ट्रेट की बात करते हैं, 3 हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, मिथाइल ब्रोमाइड है, हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है। इट कैन बी डन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और इजीली इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल। अब याद रखें, अगर मैं वाटर की बजाय हाइड्रोक्सिल को इस्तेमाल करूँगा हाइड्रोलिसिस के लिए, मेरा रिएक्शन 5000 गुना उसका रेट फास्ट हो जाएगा। I can increase the rate of reaction 5000 times when I will replace my nucleophile from H2O to hydroxyl ion OH negative. उसकी वजह ये है, हाइड्रोक्सिल आयन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज़ कम्पेयर टू H2। सो हाइड्रोक्सिल आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो वाटर की निस्बत ज़्यादा है, इसलिए H2O की बजाय इसका आना 5000 गुना रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ कर देगा। इसकी वजह ये है क्योंकि बैक साइड से अटैक होने, और जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लिविंग ग्रुप कितनी जल्दी छोड़ के जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन SN2 रिएक्शन में है ही ये कि इधर से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, उधर से लिविंग ग्रुप छोड़ के जाना चाहते हैं। इफ़ द लिविंग ग्रुप इज़ रिलक्टेंट टू लीव द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, देन न्यूक्लियोफाइल विल हैव टू पुट मोर एनर्जी और मोर पोटेंशियल टू मेक द लिविंग ग्रुप लीव। लिविंग ग्रुप अगर अपनी जगह पे अड़ जाएगा कि मैं तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को छोड़ के नहीं जाने वाला, जैसे ये ब्रोमीन है, ऐसे में न्यूक्लियोफाइल को क्या करना पड़ता है, इट विल हैव टू पुश ऑफ द लिविंग ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इससे पुश ऑफ करना होगा इस जगह से, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। ऐसे में if some nucleophile wants to push off the living group, it means that nucleophile should be more strengthful or more powerful. It should have a more strength or it should be more powerful as compared to the living group. हमारा न्यूक्लियोफाइल जब भी लिविंग ग्रुप से तगड़ा होगा वो उसे आसानी से निकाल पाएगा। H2 एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो जब भी वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करके इस ब्रोमीन को मजबूर करेगा मॉलिक्यूल छोड़ने पे, ऐसे में ब्रोमीन जो होगा इट विल बी रिलेक्टेंट, क्योंकि उसे उस तरफ से H2 इतना पावरफुल नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही हमने हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए वाटर की बजाय हाइड्रोक्सिल आयन का सहारा लिया, अब के बाद इस ब्रोमीन को पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और मुझे कंपाउंड को छोड़ के जाना होगा। अल्टीमेटली 5000 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है बाय एडिंग अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू H2O। सो अब ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, हम लेफ़्ट टू राइट बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम बात करेंगे ना ग्रुप। जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो याद रखिएगा बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों का जो ट्रेंड वो सेम है। लेफ़्ट से राइट जैसे ही जाएंगे याद रखें, ये देखें ऑक्सीजन सेम है, और हम यहाँ पे बात करते हैं ये अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इराइल ग्रुप। गौर कीजिएगा ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं। जो
फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसमें ये जो एराइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बजाय इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, और H2O तो वैसे ही एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है एज़ कम्पेयर टू दीज आइंस, इसलिए सबसे कम न्यूक्लियोफाइल, हम इसको सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला न्यूक्लियोफाइल मानेंगे। बात है इन तीनों के कंपैरिजन की, तो याद रखिएगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो है जो अपने पेयर को दे दे, जल्दी डोनेट कर दे। यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है ये पुश करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से कि वो क्लाउड को या अपने पेयर को दे दे। H जो है वो ना पुश करता है ना पुल करता है, ये पुल करता है। सो जैसे जैसे पुश करने की एबिलिटी कम होती चली जाएगी अटैच्ड ग्रुप्स की, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के साथ या एलिमेंट के साथ जो अटैच ग्रुप हैं, जैसे R है, H है और एराइल ग्रुप है, जैसे जैसे इनकी पुश करने की प्रॉपर्टी कम होती चली जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होगी। मैं बात कर रहा था पीरियड में, जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इजाफा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इजाफा होने का मतलब ये होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करके रखते हैं जो एटम्स होते हैं। मसलन अगर मैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। अगर इसके ऊपर पेयर है, इसके ऊपर पेयर है और इसके ऊपर पेयर है, इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा जो जल्दी अपने पेयर को डोनेट कर देगा? वो नाइट्रोजन होगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दीज 3 एलिमेंट्स। अल्टीमेटली अपने पेयर को जल्दी डोनेट कर देगा, जबकि ऑक्सीजन, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्लाउड या इलेक्ट्रॉन पेयर को तरफ खींच के रखते हैं, वो डोनेट नहीं करना चाहते। अल्टीमेटली वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे। यही वजह है अमोनिया एज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज़ कम्पेयर टू वाटर, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है, ईजिली दे दिया जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। अल्टीमेटली ये डोनेट करना पसंद नहीं करते। सो जैसे हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज़ होगी, और याद रखें न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज़ होना और बेसिसिटी का डिक्रीज़ होना यहाँ पे सेम ट्रेंड है, यानी विद इन द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी भी लेफ़्ट से राइट डिक्रीज़ होती है और बेसिसिटी भी डिक्रीज़ होती है। यहाँ पे अगर बात करें हम ग्रुप में, तो ग्रुप में तो डिफरेंट आपको ट्रेंड्स नज़र आएंगे। जैसे ही ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आएंगे, साइज़ में इजाफा होगा, और साइज़ में इजाफा होने से वो जो क्लाउड है, जैसे ये देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं और साइज़ में लगातार इजाफा हो रहा है, और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर हटते चले जाते हैं, क्लाउड एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर होगा सेंटर से, तो बेसिसिटी क्या है? अब मैं आपको टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बताऊंगा, दोनों का ट्रेंड डिफरेंट है। जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, साइज़ में इजाफा होगा, एटॉमिक साइज़ में इजाफे से जो इलेक्ट्रॉन से वो दूर चले जाएंगे न्यूक्लियस से। बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि कोई भी एंटिटी, कोई भी स्पीशी कितनी आसानी से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, वो उतनी ज़्यादा बेसिक होती है। और कितना हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन के साथ उसका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। H को एक्सेप्ट करने के लिए, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे जाके हाइड्रोजन को रिसीव करते हैं। तो जैसे ही साइज़ में इजाफा होगा, ये दूर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। जब वो प्रोटॉन के साथ अट्रैक्ट कर भी लेंगे, तो वो इतनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते कि वो अंदर की तरफ हाइड्रोजन को अपने साथ खींच के ले। इसलिए साइज़ में इजाफे से, क्लाउड की एक्सपेंशन से बेसिसिटी कम पड़ जाती है, यानी प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत कम पड़ जाती है। सो जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, बेसिसिटी विल बी डिक्रीज्ड। कि मैंने लिखा हुआ है, लार्ज एटम्स आर लेस बेसिक एज लेस लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मेक वीक बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन, वीक बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन आयन। लेस लोकलाइज का मतलब अब वो ज़्यादा न्यूक्लियस के असर में नहीं रहेंगे, वो बाहर जाएंगे। अच्छा, अब मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूँगा। जैसे साइज़ बढ़ा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर हुआ, तो जितना वो न्यूक्लियस के असर से ज़्यादा बाहर है, ज़्यादा दूर है न्यूक्लियस से, उतना ज़्यादा वो एटम खुद को पोलराइज कर सकता है।
जैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने से जो सेंट्रल कार्बन सबस्ट्रेट का है इसके ऊपर अटैक करना उसे आसान हो जाएगा। यानी पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज़ होगी, कार्बन पे अटैक करना आसान हो जाएगा, लेकिन साइज़ के बढ़ने से लेस लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना पहले की निस्बत मुश्किल होगा, तो बेसिसिटी डिक्रीज़ होगी एज विल गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो देयर इज़ अ contradiction between the trends of nucleophilicity and basicity as we come from top to bottom in a group within the periodic table. जब मैं हैलोजेंस की बात करूँगा, आयोडाइड आयन सबसे नीचे है, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी है, और सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप वो फ्लोराइड होगा। इसी तरह अगर मैं टॉप टू बॉटम देखूँ तो देखें छठे ग्रुप में ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फ़र नीचे, इसलिए जो RS नेगेटिव होगा इट विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक, इट विल हैव मोर न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू आर। जैसे मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसलिए RS नेगेटिव की ज़्यादा होगी, इट विल बी मोर देन RO नेगेटिव। एंड पे एक छोटा सा इफेक्ट, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, या कभी कभी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके एलिमिनेशन रिएक्शंस भी देता है, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एक न्यूक्लियोफाइल सेंट्रल कार्बन पे अटैक करना पसंद करेगा, SN1 और SN2 रिएक्शन देगा, या वो दूर से रहते हुए हाइड्रोजन को निकाल के साइड पे जाने की कोशिश करेगा। तो याद रखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का करैक्टर जो है, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जो है, वो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। साइज़, बल्क कितना बड़ा है न्यूक्लियोफाइल का। मसलन मैं यहाँ पे दो की बात करता हूँ, मेरे पास CH3O नेगेटिव यानी मिथॉक्सी आयन है, और ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल साबित नहीं हो सकता, उसकी वजह इसका साइज़ इतना बड़ा है कि जब ये सेंट्रल कार्बन पे अटैक करने आएगा, ऐसे में क्या होगा, ये खुद से इतना बल्कि है कि बाकी मौजूद ग्रुप जो हैं वो उसको स्टेरिकली हिंडर करेंगे, जबकि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि उसका साइज़ छोटा है। तो OH नेगेटिव उससे भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल साबित हो जाएगा अपने साइज़ के एतबार से। अल्टीमेटली जितना बल्कियर होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, उतनी ही उसकी जो न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि सेंट्रल कार्बन पे अटैक करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। सो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।